नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी, मोदी, योगी और नीतीश कुमार, इन सब के लिए आज का दिन बड़े झटकों वाला साबित हुआ है। आप जानते हैं कि आज से संसद का सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र कहें या मानसून सत्र कह लें, दोनों कह दीजिए। कल एनडीए सरकार का बजट पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, बजट पेश करेंगी। लेकिन उसके पहले आज मोदी संसद के बाहर जिस तरह फिर से खुद को सताए जाने का रोना मीडिया के सामने रोने लगे, उससे समझ आ गया कि अब मोदी को अपनी कमजोरी का पूरी तरह से एहसास हो चुका है। आप याद कीजिए, इसी संसद के अंदर नरेंद्र मोदी एक अकेला सब पर भारी और 56 इंच का सीना कहते थे, छाती ठोकते थे। लेकिन अब सदन के अंदर घुसने से पहले नरेंद्र मोदी रोने लगते हैं या रोने जैसा अपना पूरा का पूरा भाषण या बयान जो है वो बना लेते हैं, तो क्या कहा जाए। वैसे भी संसद में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी होने के बाद से नरेंद्र मोदी थोड़े और कमजोर दिख रहे हैं। बीजेपी के सांसद अब भी राहुल गांधी को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज संसद में नीट के मामले पर राहुल गांधी ने अपनी बात सामने रखी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसे खारिज करने लगे, लेकिन अपने मकसद में कामयाब वो नहीं हुए। आइए पहले देखते हैं कि क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने सदन के अंदर। नीट का मामला अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगी बातें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए जरा। स्पीकर सर, it's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को, और कह रहे हैं राहुल गांधी साफ साफ कि इंडियन जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, इसको खरीदा जा सकता है। इसके एग्जाम में जो धांधली है उस पर बात कर रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने भी नीट के मुद्दे पर सरकार को जमकर आज घेरा है, जमकर उसका घेराव किया है। लेकिन विपक्ष को जवाब देने की जगह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान घुमा फिरा कर बात करते रहे और एक बार फिर मोदी के कमजोर शासन की लाचारी जनता के सामने आ गई है। मोदी को संसद के बाहर रोने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आज के घटनाक्रम से समझ में आ जाता है। संसद के बाहर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में विरोध की आवाज और नफरत की आवाज का फर्क बताने की कोशिश की, और इधर सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा में नाम और पहचान उजागर करने वाले बीजेपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जो मोदी, योगी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन सब के लिए एक बड़ा झटका है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आदेश है, ये ऑर्डर है, अंतरिम आदेश। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी खासकर खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, उस पर नाम को लेकर उस पर यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया कि इसको तत्काल रोका जाए, कि नाम पट्टिका लगाने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद 26 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और इसी मसले पर, जिस पर बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति पर जबरदस्त तंज कसा गया है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्दमेव जयते,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां अखिलेश यादव ने इसी मसले पर लिखी है। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव सदन के अंदर थे जब राहुल गांधी ने नीट के मसले पर अपनी बात रखी, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी बात रखी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, ये जरा वो भी सुन लेते हैं और चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे घटनाक्रम कल से लेकर आज तक इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों कि सब अभी जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाना रखना भी जरूरी है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। पहले सुनते हैं अखिलेश यादव को नीट के मसले पर। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। तो नीट के मामले पर एक तरफ जहां राहुल गांधी ने घेरा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी घेरा और साफ साफ कह दिया कि अगर ये मंत्री रहेंगे तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। नीट का मामला, लेकिन उसी वक्त जब नीट के मामले पर सुनवाई चल रही थी सदन के अंदर, तो उधर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। और आपने सुन लिया, देख लिया वो आदेश कांवर को लेकर एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं लगी थी और एक याचिका तो सांसद महुआ मोइत्रा ने भी लगाई थी। बहुत सारी याचिकाएं लगी थी कांवर यात्रा के रास्ते में जो कुछ चल रहा था, नाम पता लिखने वाला जो मामला था उस मसले पे, और उस पर आपने देख लिया कि क्या कुछ हुआ। इसी मसले पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, सदन से जब बाहर निकलते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। देखिए, आज मैंने भी 267 का नोटिस दिया था उस मुद्दे पर, और ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के ज़माने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पर रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था और भी साथी सांसदों ने दिया था, और माननीय सुप्रीम। और इधर बिहार के मुद्दे पर, जी हां, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मुद्दे पर भी सरकार अब लाचार नजर आई है। आज वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने, जी हां, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिया गया है। और इस बात से जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बात ही सही साबित होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पत्थर पर सिर फोड़ने के समान है, यह बात कही थी जीतन राम मांझी ने। जिस बात पर मोदी पहले वादे करते आए थे, उसी बात पर आज उसी वादे से पीछे हटते हुए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दिखाई दे रही है।
और आज इसी पर लालू प्रसाद यादव ने तो सीधे नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। आज लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने अपनी बात रखी और इसी मुद्दे पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसी मुद्दे पर जब पूछा गया कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद, बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, आइए जरा सुन लीजिए। और उसमें नीतीश कुमार की भी साझेदारी है। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। अगर प्रावधान नहीं भी है कुछ तो प्रावधान बदलिए। आप सरकार में हैं, लोगों को बरगलाते क्यों हैं, लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हैं? भारत सरकार को ये तुरंत चाहिए कि बिहार के हक में ये फैसला ले। दूसरी तरफ लालू यादव ने कहा है कि हम इस्तीफे की मांग की है नीतीश कुमार की, जो स्पेशल स्टेटस की मांग को खारिज किया गया है, उसको लेकर। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से है तब से 2005 से मैं सुन रहा हूँ ये भाषण, ये मांग। प्रधानमंत्री अगर होते भी हैं कोई मीटिंग में, वहाँ भी उठाते हैं ये इशू। और 20 साल अब होने जा रहा है उनके मुख्यमंत्रित्व काल का। तो बिहार के लोगों को ठगा नहीं जाना चाहिए, बरगलाना नहीं चाहिए। तुरंत इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। शुक्रिया। और इसी मसले पर जब जेडीयू के नेताओं से पूछा गया तो उनका कहना था कि ठीक है, अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो विशेष पैकेज ही दे दें। तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि नीतीश सत्ता में टिके रहने के लिए और कौन से समझौते आगे करते हैं। विशेष राज्य नहीं तो विशेष पैकेज ही दे दें। क्या आखिर खैरात मांग रहे हैं आप अपने लिए या उस राज्य की जनता के लिए, उस राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उस राज्य के डेवलपमेंट के लिए, उस राज्य के विकास के लिए? वहीं नरेंद्र मोदी भी आज आरएसएस की नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुट गए हैं और वहां भी कहीं ना कहीं समझौता करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। सही आप सुन रहे हैं दोस्तों। आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने का फैसला ऐसी ही एक कोशिश है। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये चिट्ठी कल सामने आई है, लेकिन ये चिट्ठी लिखी गई है 9 जुलाई को। और इस चिट्ठी में जरा थोड़ा एक्सपांड करेंगे आप तो इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंध जो पहले लगाया गया था, उस प्रतिबंध के दरवाजे को खोल दिया गया है, यानी अब प्रतिबंध हटा दिया गया है। और प्रतिबंध हटाने का फैसला ऐसी ही एक कोशिश है जो नरेंद्र मोदी आरएसएस के लोगों को, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इशारों में ही सही लेकिन नरेंद्र मोदी को ही ट्रोल कर रहे थे। तो क्या यहां इशारों में जो बात कह रहे थे नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत, उसी बात को और उस पर उनकी जुबान में चुप्पी लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? 1966 से लेकर 3 बार आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाया गया कि यहां सरकारी कर्मचारी उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आखिरी बार 1986 में और उसके बाद उसके साथ साथ अब ऐसा हो गया है, यह फरमान जारी कर दिया गया है कि अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। यानी पीछे के दरवाजे से संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। संविधान बदलने की कोशिश 400 पार के दरवाजे से नहीं हो पाया तो इन गतिविधियों के जरिए किया जा रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि कल ही नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर बैन को हटाने के आदेश को जारी कर दिया है। तो दोस्तों आज बहुत कुछ है, लेकिन इन सब के बीच आज जब नरेंद्र मोदी की हम बात करके इस न्यूज पॉइंट के आखिरी पड़ाव में आते हैं और अपने पैनलिस्ट दोस्तों के बीच चलेंगे, उससे पहले नरेंद्र मोदी से ही आज दिन की शुरुआत हुई सदन के अंदर। और सदन के अंदर अचानक नरेंद्र मोदी बहुत परेशान हैरान होते हुए अपनी बात रखते हुए जनता के बीच नजर आए। 24-25 सेकंड की इस बाइट को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कह क्या रहे हैं। सुनिए। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो शुरुआत में जैसा मैं कह रहा था कि एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच का सीना, और आपने सुन लिया कि ये क्या कह रहे हैं। 2.5 घंटे तक
गला घोटने, आवाज को बंद करने विपक्ष इनके लिए करेगा। खैर, हमारे पैनलिस्ट साथी बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि मोदी, नीतीश, योगी, आरएसएस सभी इंडिया गठबंधन के आगे किस तरह लाचार हो गए। चलिए इस लाचारी को और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और कैसे यहां बुरी फंसी